हेलो एवरीवन, जोहार, गुड इवनिंग। आप सभी का करियर मेकर बुंडू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट होंगे, आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, अभी सुनने में आया है कि अप्रैल मई में आपकी अप्रैल मई नहीं, मार्च अप्रैल में आपकी एग्ज़ामिनेशन जो है एक्साइज कांस्टेबल की वो होने वाली है। तो जिनका भी रनिंग निकला हुआ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सीरीज़ को देखें, पढ़े और समझें। उनके बाद में अभी तो ये थ्योरी क्लासेस चल रही है, उनके बाद में इनकी मैं एमसीक्यूज़ भी करवाऊंगी। उनमें न्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, वहाँ पर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कल मतलब हम लोग ये झारखंड का जो सीरीज़, झारखंड जीके का जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे, उनमें हम लोगों ने धार्मिक आंदोलन तक देख लिया था। ठीक, तो अब क्या है कि धार्मिक के बाद क्या था, मध्यकालीन में झारखंड, मध्यकालीन में क्या स्थिति थी, क्या दशा थी झारखंड की, ये हम लोग शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो में। तो कल तक की जो वीडियो थी वहाँ तक किन्हीं को कोई कोई समझने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या? जैन धर्म भी अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया था जितना मेरे से हो पाया था, और भी और कर सकती थी, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक ना, और जैन बौद्ध के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में, हल्का ही किया था, ज़्यादा नहीं कर पाई थी। और ये आज है मध्यकाल में झारखंड। आप लोग अगर हिस्ट्री स्पेशल पढ़नी है तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें हिस्ट्री पढ़नी है, तो मैं आप लोगों को बाकायदा सारे पॉइंट जो है एक एक करके डिस्क्राइब में करूँगी। ठीक है, तो आइए आज का जो हम लोग का जो सीरीज़ है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, मध्यकाल में झारखंड। देखिए, मध्यकाल हम लोग बोलते किसे हैं? पूर्व मध्यकाल सबसे पहले देखते हैं। ये क्या है कि हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत यानी कि 647 में किन की मृत्यु हो चुकी थी? हर्षवर्धन की। और दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1206 के बीच की जो अवधि है उन्हें पूर्व मध्य काल कहा जाता है। ठीक, तो झारखंड राज्य का संबंध इस पूर्व मध्यकाल से भी रहा है। यहाँ तक में नहीं होगा, इस थोड़ा सा और हम लोग डिटेल इनके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखिए, नौवीं जो सदी है, कलर चेंज कर लेते हैं। नौवीं जो हमारी सदी है, झारखंड का कुछ हिस्सा जो है ना गुर्जर प्रतिहार का राजवंश का अधीन रहा था। अधीन रहा, ठीक, और इसी कालखंड में है, देखिएगा अच्छे से समझिएगा। ठीक, इसी कालखंड में जयदेव जयदेव की गीत के क्या नाम थी, मतलब इनके बुक्स की, सॉरी, देखिए, 9वीं शताब्दी में झारखंड में किनका मतलब अधीन रहा था? किनके अधीन? तो गुर्जर और प्रतिहार का अधीन रहा था। और इसी कालखंड में जयदेव का जो गीत गोविंद का जो पुस्तक है उनमें भी झारखंड का क्या मिलता है, हम लोग को वर्णन मिलता है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? कमेंट कीजिएगा किन्हीं को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो।
और इसी काल में देखिए उड़ीसा के राजा जयदेव सिंह द्वितीय 13वीं सदी में क्या किए, ये स्वयं को झारखंड का क्या शासक घोषित कर लिए थे। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा मतलब जो 13वीं सदी का ताम्रपत्र जो है ना, इन्हीं के द्वारा घोषित हुआ था। ठीक है, और इन्हीं में आपका क्या, इन्हीं का ताम्रपत्र जो 13वीं सदी में जो ताम्रपत्र मिला था, उसी में सर्वप्रथम झारखंड शब्द का उल्लेख मिला था। ठीक, और इसी अवधि में ही, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है। 13वीं सदी में स्वयं को ये उड़ीसा के राजा जो थे जयदेव सिंह द्वितीय, वह 13वीं सदी में स्वयं को यहाँ का क्या घोषित कर लेते हैं, राजा। ठीक, और इनके द्वारा जो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में उल्लेख इन्हीं के द्वारा मिलता है झारखंड शब्द का। और यही अवधि में, इन्हीं अवधि में मतलब कि पूर्व मध्यकाल की अवधि में झारखंड में चेरो, खरवार और संथाल जनजाति का प्रवेश हुआ था। संथाल जनजाति का कहाँ से प्रवेश हुआ था, ये आप लोग नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल में झारखंड में क्या क्या चीज़ें हुई थी। देखिए, महामाया मंदिर गुमला, अगर पूछा जाए 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए कि महामाया का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो वो कहाँ है, गुमला। गुमला के हापामुनि गांव में स्थित, रिज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा। महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में करवाया था। शिवदास कर्ण के द्वारा सियानाथ देव के हाथों इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। देखिए, ये जो महामाया मंदिर का जो निर्माण था, इनका कौन करवाए, इन्होंने इनका निर्माण किसने करवाया, तो आंसर होगा गजघंट राय। कितने ईस्वी में करवाएं, तो वो थे 908 ईस्वी में करवाएं। शिवदास कर्ण के द्वारा सियानाथ देव के द्वारा इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी, है ना। और इनके प्रथम पुरोहित जो थे वो द्विज हरि नामक मराठा ब्राह्मण थे, और यह गजघंट राय का क्या थे, धार्मिक गुरु भी थे। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या, फिर से रिवीजन कर देते हैं। गुमला में क्या मिली, तो ये हापामुनि गांव में स्थित महामाया का मंदिर इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर था, मतलब पूर्व मध्यकाल का भी प्रभाव देखने को मिला था। और महामाया मंदिर का जो निर्माण है वो नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में करवाई थी, और शिवदास कर्ण के द्वारा सियानाथ देव के हाथों इसमें विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। और इनके प्रथम जो पुरोहित की अगर मैं बात करूं तो वो कौन थे, हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण थे। जो कि ये हरिनाथ नामक जो मराठा ब्राह्मण थे वो कौन थे, तो गजघंट राय जिन्होंने इनकी स्थापना करवाई थी इन मंदिर की, उनके धार्मिक गुरु थे। या फिर यह बोला जा सकता है कि हमारे पूजा पाठ करने के लिए कोई एक हमारे पुरोहित होते हैं ना, उसी टाइप से इनके कौन थे, ये धार्मिक गुरु थे, या फिर ये पूजा पाठ कराने वाले काम करते थे। ठीक, यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है। और यह जो मंदिर है ना, ये तंत्र साधना के लिए भी काफ़ी विख्यात है। तंत्र साधना के लिए भी विख्यात है ये मंदिर। ठीक, महामाया मंदिर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट है आपका टांगीनाथ का मंदिर, ठीक है। यह भी आपका पूर्व मध्यकाल का ही प्रभाव इसमें देखा जाता है। तो यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर है जो गुमला में स्थित है, गुमला जिले में। और इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। मुख्य रूप से इस जो मंदिर में है, यहाँ पर किन की मूर्तियाँ हैं? तो यहाँ पर शिव जी की मूर्ति है। साथ ही इनके साथ साथ शिव जी की मूर्ति के साथ साथ यहाँ पे सैकड़ों शिवलिंग स्थित है। भगवान विष्णु, सूर्य और लक्ष्मी और कुछ अज्ञात मूर्तियां भी यहाँ पे प्राप्त हुई है, ठीक है। टांगीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुमला जिले में। और यहाँ पे किन की मूर्ति है? तो भगवान शिव, इनके साथ साथ सैकड़ों शिवलिंग और भगवान विष्णु, सूर्य, माता लक्ष्मी और अन्य अज्ञात मूर्तियां भी मिली हुई है। और यहाँ से मतलब कि इस मंदिर में, माफ कीजिएगा जरा, इस मंदिर में जो है ना, छोटा नागपुर के जो नागवंशी थे, सरगुजा रक्सेल राजाओं का इतिहास लिखा हुआ है, ठीक। अगर पूछा जाए कि नागवंशी और सरगुजा रक्सेल राजाओं का इतिहास किस मंदिर पर लिखा गया है, तो वो कहाँ पर? तो वो टांगीनाथ मंदिर। और टांगीनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो वो गुमला में। यहाँ पे किन की मूर्तियाँ स्थापित है? तो भगवान शिव की, भगवान विष्णु की और सैकड़ों शिवलिंग के साथ साथ सूर्य और माता लक्ष्मी की, ठीक। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत है? तो आइए आगे देखते हैं। अब है रजरप्पा छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ, ठीक। देखिए, छिन्नमस्तिका जो शक्तिपीठ है वो रजरप्पा रामगढ़ का अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ भी मध्यकाल की पुष्टि करता है, ठीक। अब ये जो रजरप्पा है वो किस नदी के संगम में स्थित है? मैंने पिछली वीडियो में पूछा था, लेकिन आप लोगों ने किन्हीं का भी आंसर नहीं आया था। कमेंट सेक्शन में मैंने बोला था कि आप लोगों को आंसर करना है, लेकिन आप लोगों ने कोई भी आंसर नहीं किए थे। तो इनकी जो आंसर है वो है दामोदर और भैरवी, ठीक है। इस भैरवी नदी का एक और नाम है भेड़ा नदी, ठीक। कि इनकी संगम में रजरप्पा जो स्थित है, यहाँ पे अष्टभुजी छिन्नमस्तिका माता का शक्ति पीठ भी है। छिन्नमस्तिका बौद्ध ब्रज योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। ये क्या है? तो बौद्ध ब्रज योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। और मैं रजरप्पा के बारे में और मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दूँ। इनको मंदिर हाँ, मंदिर झारखंड के मंदिर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसे एक बार और डिस्क्राइब कर देती हूँ कि ये जो रजरप्पा का जो शक्तिपीठ है या फिर रजरप्पा का जो मंदिर है, ये कहाँ से इंस्पायर है, यानी कि कहाँ का इनमें शैली मिलता जुलता है। तो ये असम का कामाख्या शक्तिपीठ, यहाँ से इनका आर्किटेक्चर जो बोलते हैं, यानी यहाँ का जो बनावट है वो यहाँ से इंस्पायर है, असम का कामाख्या से। और यहाँ पर अगर बोला जाए कि असम के कामाख्या में कौन सा मेला लगता है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, तो वो है अम्बुबाची का मेला, जो कि माता का रजो धर्म को दर्शाता है, इन्हीं के सम्मान में। और ये त्यौहार जो है वो मनाई जाती है। तो यहीं से इंस्पायर है रजरप्पा की आपकी मंदिर। और एक नोट करने वाली बात है
कि रजरप्पा के मंदिर में 6 दिन पंडित तो पूजा करते ही करते हैं, लेकिन एक दिन जो है वो आपके आदिवासी पूजा करते हैं। ठीक, ये भी यहाँ का नोट करने वाली पॉइंट है। तो ये तो हो गई आपकी रजरप्पा के बारे में डिटेल जानकारी। और ये किस ज़िले में स्थित है? तो ये रामगढ़ ज़िले में स्थित है। ठीक, रामगढ़ जिला के आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब है इटखोरी चतरा। झारखंड के इटखोरी चतरा से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। पाल काल में ही इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किया गया। बाकायदा ये मंदिर बहुत पीसफुल जगह है और बहुत ही अच्छी जगह है। आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा इस मंदिर पे। और हाँ, आज मैं इटखोरी जब मैं गई थी उस टाइम यहाँ पे मैंने जो शिलालेख जो बोलते हैं ना, ये शिलालेख के बाहर मतलब जो बाहर में जो लिखे हुए हैं उस चीज़ की मैंने फ़ोटो क्लिक करके रखी हुई हूँ। तो मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूँगी। ठीक है, उस पर बहुत अच्छे से डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इटखोरी मंदिर के बारे में। तो मैं ये पोस्ट करूँगी। ठीक है, तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, ज़रूर पढ़िएगा टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, काफ़ी अच्छी जगह है, ये बहुत पीसफुल वाली जगह है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं उत्तर मध्यकाल। ठीक है, देखिए अगर बख्तियार खिलजी का मैं नाम लूँ तो बख्तियार खिलजी ही वो ऐसा था, मतलब बख्तियार खिलजी ने ही क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो ये झारखंड में भी अपना क्या कांड किया था उसे देखते हैं। तो 1206 में 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर बंगाल के सेन वंश शासन लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया था। ठीक है, देखिए बख्तियार खिलजी का नाम सबको याद है ना, और ये नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त भी किया था। 1206 में 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड में होकर बंगाल के सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया था। और नादिया जिला कहाँ पर स्थित है? तो वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक, यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी जो है यह बिहार का पहला स्वतंत्र शासक था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि उस समय का नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली था। अब एक दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि मैम याद नहीं होता है, ठीक, कि किस समय में कौन से, आप लोग बोलिएगा कि मैम याद नहीं रहता है कि कौन समय में कौन से राजा थे। तो जब गुलाम वंश थे ना, तो गुलाम वंश कब से कब तक थे? तो 1206 से 1290 तक के में थे। तो इनमें झारखंड का जो नागवंशी राजा थे वो कौन थे? हरिकर्ण और वेणुकर्ण। ठीक है, ये दो राजा थे उस टाइम रूल कर रहे थे झारखंड में। लेकिन इनका नाम आया ना। गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड पूरा प्रभाव मुक्त था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में कौन आ गया था? यहाँ पे आपका ये बख्तियार खिलजी जो था वो अपना कांड करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और इन्होंने
बख्तियार खिलजी जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय का भी ध्वस्त कर दिया। आइए अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए ये है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में अपने सेनापति छज्जू मलिक को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था। और अब पूछा जाएगा कि नागवंशी जो जिस समय खिलजी वंश थे उस समय नागवंशी में कौन कौन थे। तो एक थे वेणुकर्ण जो कि आपके गुलाम वंश में भी थे और वेणुकर्ण खिलजी वंश में भी थे। वेणुकर्ण के साथ साथ कौन थे तो शिव कर्ण थे। वेणुकर्ण एक थे, पहले राजा थे वेणुकर्ण, ठीक। और सेकंड कौन थे तो वो थे शिवकर्ण। ये दो राजा उस समय रूल कर रहे थे जब अलाउद्दीन खिलजी आया था हमारा झारखंड में, जब प्रवेश किया था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर कौन था ये? इनका ये काफ़ी खासम खास सेनापति था। दक्षिण भारत के विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से गुजरा था, ठीक। ये मलिक काफूर का फिर जब दक्षिण भारत जा रहा था उस समय झारखंड से ये गुजर चुका था। नागवंशी राजा वेणुकर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी। अगर पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का जो अधीनता किसने स्वीकार कर ली तो वो राजा वेणुकर्ण जी थे। और ये जो खिलजी का जो अधीनता स्वीकार किए थे इनके पीछे भी एक स्टोरी है कि खिलजी वंश के दौरान जब दिल्ली में जब ये रूल कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, उस टाइम जो मंगोल का जो आक्रमण हुआ था ना वो कितनी बार हो चुका था तो 6 बार हुआ था। इस दौरान झारखंड का एकमात्र राजा था जिसने मतलब इनकी जो अधीनता थी वो स्वीकार कर लिए थे, ठीक। और अगर मैं कहूँ कि इनकी कार्य क्या क्या थी अलाउद्दीन खिलजी की कार्य को मैं लिख देती हूँ। एक तो था सैनिक को नगद वेतन देना, एवं होलिया लिखने की प्रथा का शुभारंभ किया। क्या क्या पहला काम क्या था? सैनिक को नगद वेतन दिया और हुलिया लिखने का प्रथा प्रारंभ किया था। और सेकंड क्या था इनका? सेकंड जो था वो हमेशा हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। कितनों ही बार में इन्हें PYQs आप कीजिएगा जब करवाएंगे उस समय देखिएगा कि बहुत बार पूछी जा चुकी है। बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रोत्साहन। और तीसरा था राजस्व प्रणाली के सुधार के तहत किसानों का जमीन आकार मिट्टी गुणवत्ता के आधार के अनुसार पर इनका कर का निर्धारण करता था, ठीक। जैसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन है तो ज़्यादा कर लेगा और कम उपजाऊ है तो कम लेगा, ठीक। तो ये थी इनकी प्रमुख कार्य। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो थी ये गुलाम वंश और खिलजी वंश तक हो चुकी है। अब है आपकी तुगलक वंश।
तो गुलाम वंश की कार्यकाल कितने से कितने तक थी? एनीवन? गुलाम वंश की टाइम पीरियड जो थी वो कितनी थी? देखिए, गुलाम वंश कब से थी? 1206 से 1290। ठीक, ये हम लोगों ने कंप्लीट करी। दूसरी कौन सी आई? खिलजी। इसमें कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 1290 से 1320 ईस्वी। अरे इसमें वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसमें पद्मावत मूवी बन गया है ना। और तीसरी अब क्या आएगी? तुगलक वंश। चौथी है आपकी सैयद वंश। ये कब से थी? 1414 से 1451। लास्ट कौन है? सिकंदर लोदी बोल दे रहे। लोदी वंश। ये कब से थी? 1451 से 1526। उसके बाद में 1526 के बाद में क्या स्टार्ट हो गई? तो मुगल काल, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत ख़त्म। तो आइए देखते हैं, हम लोग दो तो देख लिए, गुलाम वंश और खिलजी वंश। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बयां हजारीबाग क्षेत्र के चाई चांपा, हजारीबाग के पश्चिमोत्तर भाग में अवस्थित है, वहां तक पहुंचा था। जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ। यह आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली द्वारा बीघा के किले पर अधिकार के बाद संथाल लोगों अपने सरदार के साथ यहाँ से भाग गए। ये जो तुगलक वंश का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, ये मलिक बयां जो हजारीबाग का चाई चांपा है, हजारीबाग का पश्चिमोत्तर भाग में अवस्थित था, वहाँ तक आ पहुँचा था। जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था। इस आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली द्वारा बीघा के किले यानी बीघा के किले पर अधिकार के बाद संथाली लोग अपने सरदार के साथ यहाँ से भाग गए थे। और जब बीघा का जो किला था ना, और ये यहाँ आक्रमण करने के बाद यहाँ जो बीघा का किला था, संथाली जो स्रोत है उसके हिसाब से इब्राहिम अली जो था वो बीघा के किले पे क्या किया? अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसीलिए ये लोग अपने सरदार के साथ वहाँ से भाग निकले। मलिक बयां ने हजारीबाग के चाय किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था, है ना। मलिक बयां हजारीबाग का कौन सा किला जीता था? तो वो चाय किला जीता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजुमुल मुल्क को सतगावा कहाँ पर है? तो कोडरमा में का शासक नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजुमल मुल्क को सतगावा का शासक भी नियुक्त कर दिया था। मलिक बयां जो था हजारीबाग का चाई किला को जीतकर फतेह खान के द्वारा हवाले कर दिया था। ठीक, तुगलक काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था। जैसे कि हम लोग बताएं कि गुलाम वंश में कौन थे? तो हरिकर्ण और वेणुकर्ण थे। ठीक, और खिलजी वंश में कौन थे? वेणुकर्ण और शिवकर्ण थे। और तुगलक वंश में कौन थे? तो ये थे शिवदास कर्ण। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हरिकर्ण थोड़ा सा देख लीजिएगा, और ये थोड़ा सा 1 मिनट में कंफर्म ही कर लेती हूँ।
ये हरिकर्ण नहीं थे, ये शिवदास कर्ण थे। ठीक है, शिवदास कर्ण। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि हजारीबाग का दो कौन किला था जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक या फिर तुगलक वंश के द्वारा मतलब अपने हवाले कर लिया गया था, तो वो कौन सा थे, आप लोग बताइएगा एक बार। वो बीघा किला था। ठीक है, वो बीघा किला था और चाई चांपा किला था। ठीक, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? आइए आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक समीउद्दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग के सतगावा यानी उस समय कोडरमा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था और जीतते हुए क्षेत्र को अपनी राजधानी भी बनाई। फिरोज शाह तुगलक जब अपना बंगाल में जब युद्ध किया शमसीउद्दीन शाह से, उसको जब पराजित कर दिया तो हजारीबाग के सतगावा, जो कि अभी कहाँ पर स्थित है, तो कोडरमा में स्थित है, इस क्षेत्र में विजय प्राप्त किया। और उन्होंने क्या हुआ, इस जीते हुए क्षेत्र को क्या किया, अपना राजधानी बना दिया। ठीक, अब है आपका लोधी वंश। लोधी वंश। लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था, है ना, उतना इनमें प्रभाव नहीं देखा गया। लेकिन इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण और पृथ्वीकर्ण और एक कौन थे, सिंधुकर्ण। ठीक, ये थे। ठीक, लोधी वंश के समय राजा कौन कौन थे, नागवंशी राजा, तो प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण, पृथ्वीकर्ण और सिंधुकर्ण। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या? और लोधी वंश के समय सुल्तानों का जो झारखंड था वो लगभग क्या था, पूरा फ्री था पूरा, उस समय उतना लोधी वंश का उतना प्रभाव नहीं था। लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा। उस समय लोधी वंश के समकालीन जो झारखंड का उड़ीसा का गजपति वंश था, उससे झारखंड को सामना करना पड़ा था। कपिलेंद्र गजपति, गजपति वंश का संस्थापक, उस समय दक्षिण पूर्वी भारत का एक शक्तिशाली शासक। कपिलेंद्र गजपति, ये कौन था, गजपति वंश का संस्थापक था, उस समय दक्षिण पूर्वी भारत का एक शक्तिशाली शासक था। उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था, है ना। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भाई से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी। कहाँ पे लिया था, 1449 में। तो सिकंदर लोदी के भाई से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी झारखंड के साहेबगंज से। अब यहाँ पे आता है साहेबगंज। साहेबगंज एक झारखंड का एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ से गंगा नदी बहती है। और अभी हाल का जो करंट हम लोग न्यूज़ देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि साहेबगंज में ही स्थित है उधवा झील। ठीक है, उधवा झील जो है वहाँ पर एक आपका पतौड़ा झील है, उसको अभी क्या किया गया है, रामसर साइट में शामिल कर दिया गया। तो आपके लिए अभी जो साहिबगंज है वो बहुत महत्वपूर्ण है आने वाला सारा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और ये झारखंड का पहला रामसर साइट भी हो रहा है, तो इस बेसिस पे आपका ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनेगा। ठीक, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, हिस्ट्री के साथ साथ आप लोग थोड़ा सा करंट अफेयर भी देख लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आदिल शाह द्वितीय, बीजापुर का शासक। खानदेश का शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय, जिन्हें आदिल खान द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था, अतः उन्हें झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि झारखंडी सुल्तान किन्हें कहा जाता है, तो उनका नाम क्या है, तो आदिल शाह द्वितीय। ये कहाँ के शासक थे, तो ये थे बीजापुर के शासक।